भारत और जापान के बीच में लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। आज इन संबंधों को हम जानने के लिए इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले भारत और जापान के बीच में मित्रता का एक लंबा इतिहास रहा है। इसकी जड़ें आध्यात्मिक, आत्मीयता और मजबूत सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों से जुड़ी हुई है। मतलब भारत और जापान के बीच में जो संबंध है उसमें आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक महत्व भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इतिहास के विभिन्न चरणों के दौरान दोनों देश कभी भी एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे हैं और द्विपक्षीय संबंध हर प्रकार के विवादों से मुक्त रहे हैं। अब देख लेते हैं दोनों देशों के बीच में व्यापार कितना है। तो 2021-22 के दौरान भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $20 बिलियन था। इसके अलावा जापान भारत के लिए सबसे बड़ा ODA इट्स मीन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट भागीदार है, अर्थात भारत को जितना विदेशों से पैसा मिलता है जापान जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट देता है उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी कौन है? भारत है। इसके अलावा 2021 में भारत जापान के लिए 18वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और जापान भारत के लिए 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। ठीक, ट्रेड के मामले में देखें तो उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिखता है। जैसे जापान के जो व्यापारिक भागीदार है उसमें इंडिया का स्थान कौन सा है? 18वां है, और इंडिया के जो पार्टनर है उनमें जापान का स्थान 13वां है। मतलब उतनी ज़्यादा अभी इसमें सहयोग नहीं दिखता है, थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद है संबंधों का महत्व देखें क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग करते हैं, खासकर क्वाड के स्तर पर, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त नौवहन और नियम आधारित व्यवस्था बनाने का समर्थन करता है। इसके अलावा G20 जो कि विश्व के आर्थिक संकट आदि से निपटने में मदद करता है। इसके अलावा G4 जो कि संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म और खासकर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी सदस्यता बढ़ाने की बात करता है। तो इस हिसाब से बहुपक्षीय सहयोग की दृष्टि से जापान के संबंध महत्वपूर्ण है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो भारत और जापान के बीच में सेपा हो चुका है। इसके अलावा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन किया जा चुका है ताकि दोनों देश बिना डॉलर के आपस में व्यापार कर सकें। इसके अलावा रक्षा सहयोग की बात करें तो रक्षा सहयोग में धर्मरक्षक, सैन्य शिन्यू मैत्री जैसे रक्षा अभ्यास दोनों देश करते हैं। इसके अलावा जिमैक्स भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, बेसिकली एक नेवी अभ्यास है। इसके अलावा आपूर्ति और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट, तो लॉजिस्टिक, सैन्य लॉजिस्टिक से जुड़ा एग्रीमेंट है। तो रक्षा सहयोग में इसको भी शामिल करेंगे कि सैन्य लॉजिस्टिक से जुड़ा एग्रीमेंट है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है तो आपूर्ति और मतलब लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसका नाम क्या है? एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट। इसके अलावा सामरिक सहयोग भी दोनों देश आपस में कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए दोनों देश आपस में साथ आ रहे हैं। तो इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण 2+2 संवाद किया जाता है, जहां पर भारत और जापान के जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर की पहल, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, मतलब सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव, ठीक है। इसके अलावा हिंद महासागर पहल, इसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, तो ये पहले भारत और जापान के द्वारा साथ में मिलकर चलाई जा रही है। सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो भारत ने वाराणसी और क्योटो के बीच में सिस्टर सिटी एग्रीमेंट किया है। तो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट किन के बीच में है? वाराणसी और क्योटो के बीच में, ताकि कल्चरल एक्सचेंज काफी एक दूसरों के बीच में हो सके। इसके अलावा ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो भारत और जापान दोनों बौद्ध विरासत को साझा करते हैं। भारत बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है, और जापान कहीं ना कहीं उसके एक प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय और जापान का सांस्कृतिक जुड़ाव है। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखें, भारत जापान इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फंड, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत जापान इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फंड। इसके अलावा है भारत जापान डिजिटल साझेदारी। इसके अलावा है इसरो और जाक्सा द्वारा बहुत सारे जो मिशन किए जा रहे हैं, जिनमें से एक लूपेक्स मिशन है। इसके अलावा लूसी मिशन, तो ये मिशन किसके द्वारा किए जा रहे हैं? इसरो और जापान की जो एजेंसी है जाक्सा के द्वारा। इसके बाद है जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूर्वोत्तर में सामाजिक आर्थिक विकास में मदद के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है भारत। इसके अलावा दोनों देशों के संबंधों में चिंताएं देखें, किन मुद्दों को लेकर आपस में टेंशन दिखती है। तो पहला है व्यापार में क्या दिक्कत है? भारत और जापान के बीच में सेपा साइन हो रखा है, लेकिन इसमें जो भारत है वो घाटे की स्थिति में है। तो भारत लगातार ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रहा है।
भारत जापान व्यापार, चीन के साथ भारत के व्यापार का सिर्फ 1/4, मतलब चीन के साथ भारत का व्यापार ज्यादा है, चीन और जापान का व्यापार ज्यादा है, लेकिन जापान और इंडिया का व्यापार सबसे पहले कम है। तो पहला हो गया कम व्यापार, और दूसरी बात क्या है, ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट में कौन है, इंडिया। इसके अलावा जो हमने सेपा साइन कर रखा है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का एक एग्रीमेंट है, उसको हमने जो साइन किया है, तो उसमें भी भारत को ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा भारतीय कंपनी और उत्पादों के लिए जापान में कम प्रवेश है। अब भारत के उत्पाद जापान में प्रचलित क्यों नहीं है, तो इसका प्राइमरी रीजन है कि लो क्वालिटी, जबकि जापान की कंपनियां खुद हाई क्वालिटी जो गुड्स हैं, सर्विस हैं, उनको प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसे में भारत की जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कम हो जाती है। इसके बाद है सीमा पर डेटा का प्रवाह, सीमा पर डेटा प्रवाह का अंतर। भारत जहां डेटा स्थानीकरण पर विचार कर रहा है, वहीं जापान की बात करें तो इस ओसाका ट्रैक का हम नाम याद रखेंगे। ओसाका ट्रैक के तहत जापान ने हमेशा सीमा पर डेटा प्रवाह का समर्थन किया है। इसके अलावा अफ्रीका एशिया ग्रोथ कॉरिडोर की भी बात करें, तो इसकी भी व्यवहार्यता कम है। इसके अलावा देखें तो कई जगह पर ऐसा दिखता है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे दिखता है, तो जैसे कि आरसीईपी में भारत ने हमेशा भारत ने इसमें शामिल ना होने का निर्णय लिया है, वहीं पे जापान इसमें शामिल हुआ है। इसके अलावा भारत और जापान के संबंध का विकास पारस्परिक आधार जैसे व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सहयोग आदि पर विकसित ना होकर चीन की बढ़ती पृष्ठभूमि, जो चीन की बढ़ती विस्तारवाद की नीति है, उसके विरुद्ध हुआ है। तो इसमें बात करें तो कोई एक समान आधार नहीं है जहां पर हमारे संबंध का विकास हुआ हो, बल्कि क्यों विकास हो रहा है, भारत और जापान संबंधों के विकास का मूल आधार चीन की आक्रामकता है, मतलब एक नेगेटिव पक्ष को लेकर शुरू हुआ है। इसलिए भारत और जापान के बीच में व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग तुलनात्मक रूप से उतना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा है लंबित परियोजनाएं, तो जैसे अभी बुलेट ट्रेन का जो निर्माण हो रहा था, उसमें भारत और जापान दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ कारणों की वजह से वो परियोजना डिले हो रही है। तो इससे भी भारत जापान संबंधों में स्थिरता आती है। आगे हम क्या कर सकते हैं, जैसे निवेश करना, जापान भारत में निवेश कर सकता है, जैसे बेहतर लॉजिस्टिक में, खुली और स्थिर सुसंगत व्यापार नीति बनाने। इसके अलावा है केंद्रीकृत सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम आदि की स्थापना से जापानी निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ सकता है। तो बेहतर लॉजिस्टिक उपलब्ध हम कराएं, एक अधिक खुली, स्थिर और सुसंगत व्यापार नीति की हम व्यवस्था करें यहाँ पर। और इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, तो हम निवेश लिख के, तो निवेश के लिए क्या क्या किया जा सकता है, बेहतर लॉजिस्टिक, एक खुली सुसंगत व्यापार नीति और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, इन सबको हम मजबूत करें। नेक्स्ट है मजबूत व्यापार, तो दोनों तरफ के लीडर्स को द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता को समझना चाहिए और मौजूदा तंत्र के माध्यम से सेपा के कार्यान्वयन की, जो सेपा पहले साइन किया गया था, कि कार्यान्वयन की समीक्षा कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। चीन से मुकाबला करना तो कैसे कर सकते हैं, यूएसए को शामिल कर वार्षिक त्रिपक्षीय मालाबार अभ्यास इस बारे में एक दृष्टि दे सकता है। इसी तर्ज पर ये तीनों राष्ट्र क्षेत्र में चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए सैन्य गठबंधन जैसी राय अपना सकते हैं। हालांकि इंडिया से बचना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही सैन्य गठबंधन होता है तो फिर अग्रेशन चीन का और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद है ऊर्जा सुरक्षा, दोनों देश हरित ऊर्जा भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा सुनिश्चित कर और विनिर्माण तथा एमएसएमई क्षेत्र को में अभिनव साझेदारी कर मजबूत साझेदारी विकसित कर सकते हैं। ठीक, फाइनली कहा जा सकता है, गौरतलब है कि भारत ने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार किया है। इस कवायद में उसे जापान से समर्थन मिला, यहाँ तक कि चीन के साथ सीमा विवादों पर भी भारत को जापान से अधिक समर्थन मिल रहा है। ठीक, तो फाइनली हमें करना क्या है कि जापान एक हमारा अच्छा मित्र देश है, उसके साथ हमें सभी पक्षों में, खासकर हम बात करें सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक, सब प्रकार के संबंध को हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना है।